नमस्कार। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां एक तरफ जमींदार का गुस्सा है और दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दी। और चुनाव इस बात का करना है कि कर्ज चुकाया जाए या फिर उस जानलेवा ठंड से बचने के लिए एक कंबल खरीदा जाए। यही वो नामुमकिन चुनाव है जो प्रेमचंद की अमर कहानी पूस की रात के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए आज गरीबी, त्याग और आज़ादी के हैरान कर देने वाले मतलब की इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक तनाव भरे माहौल से होती है। मुन्नी के ये शब्द, ये सिर्फ एक चिंतित पत्नी की आवाज नहीं है। नहीं, यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक हताश चीख है जो उन्हें हमेशा बर्बादी की कगार पर खड़ा रखती है। ये जिंदा रहने की एक सीधी सीधी जंग है। तो कहानी की ये शुरुआती बहस ही एक ऐसी दुविधा को सामने लाकर रख देती है जो हल्कू और मुन्नी की पूरी जिंदगी को परिभाषित करती है। रुपए या कंबल। चलिए इस दिल दहला देने वाले फैसले की गहराई में उतरते हैं। हल्कू दो भयानक सच्चाइयों के बीच फंस गया है। एक तरफ अगर वो पैसे नहीं देता तो जमींदार का अपमान और गुस्सा तय है, बिल्कुल तय। और दूसरी तरफ बिना कंबल के खेत में जनवरी की वो जानलेवा ठंडी रातें हैं। मतलब यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। हर चुनाव सिर्फ और सिर्फ तकलीफ की ओर ही ले जाता है। हल्कू मुन्नी को समझाने की, कह सकते हैं कि एक बेतहाशा कोशिश करता है। उसकी दलीलें उस मानसिकता को दिखाती हैं जो जुल्म सहते सहते बन जाती हैं, कि किसी के अपमान और ताकत का सामना करने से बेहतर है जानी पहचानी शारीरिक तकलीफ यानी उस ठंड को सह लिया जाए। वो फौरी शर्मिंदगी से बचने के लिए आने वाले दर्द को चुन रहा है। आखिरकार मुन्नी हार मान लेती है, लेकिन उसके शब्द भविष्य का संकेत देते हैं। वो चेतावनी देती है, ऐसी खेती छोड़ दो। वो जानती है कि उनकी मेहनत बेकार है। और जब हल्कू सिर झुकाए जाता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं ले जा रहा, वो उस पूरी व्यवस्था का बोझ उठाए हुए है जो उसे गरीब बनाए रखने के लिए ही बनी है। तो कर्ज चुकाने के बाद हल्कू को अब असली कीमत अदा करनी है। अब हम उसके साथ उस खेत में पहुंचते हैं जहां वो उसी अकेली और ठंडी रात का सामना कर रहा है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ का मंजर बेहद वीरान और अकेला है। जनवरी की हवा इतनी सर्द है कि लगता है हड्डियों तक को चीर देगी। उदासीन तारों से भरे आसमान के नीचे हल्कू बांस की कमजोर सी खाट पर सिकुड़ा हुआ है और पुआल की छत उसे कोई राहत नहीं दे पा रही। इस बर्फीले अंधेरे में हल्कू का एक ही साथी है, उसका कुत्ता जबरा। उनका जो साझा दर्द है वो एक अनकहा लेकिन मजबूत रिश्ता बनाता है। जबरा सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो दुख का साथी है, एकमात्र ऐसा जीव जो हल्कू की हताशा की गहराई को देख और महसूस कर रहा है। चिलम से जरा सी गर्मी पाने की कोशिश करते हुए धुएं के साथ साथ उसके कड़वे ख्याल भी बाहर आते हैं। जो ठंड वो बाहर महसूस कर रहा है वही तो उसकी जिंदगी की ठंडी और क्रूर सच्चाई है, कि वो मेहनत करता है, वो तकलीफ सहता है, जबकि दूसरे अपने गर्म बिस्तरों में आराम से सोते हैं। हताशा के एक पल में जिंदा रहने की जो चाहत है वो सामाजिक नियमों पर हावी हो जाती है। वो जबरा को अपनी ओर खींचता है, उसे कसकर गले लगा लेता है। जबरा के शरीर की गर्मी में हल्कू को एक ऐसा सुकून मिलता है जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता था। उसकी तकलीफ के बीच खुशी का एक छोटा सा पल। लेकिन कुत्ते की गर्मी काफी नहीं है। ठंड लगातार बढ़ रही है, एक राक्षसी ताकत की तरह जो उसे निगल रही है। अपनी सहन शक्ति की सीमा पर पहुंचकर हल्कू समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो सचमुच जमकर मर जाएगा। और ज्यादा ठंड बर्दाश्त न कर पाने के कारण वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है। जीने की एक सहज इच्छा से प्रेरित होकर वो सूखी पत्तियां बटोरता है और आग जलाता है। ये सिर्फ एक अलाव नहीं है, ये उसकी जिंदगी के घने अंधेरे और ठंड के खिलाफ बगावत की एक छोटी सी लौ है। धधकती आग के सामने हल्कू को एक पल के लिए राजा जैसा महसूस होता है। कहानी में पहली बार उसने उस ताकत पर जीत हासिल की है जो उसे दबा रही थी। ताकत का ये एहसास इतना नशीला है कि वो जबरा को भी खेल के लिए ललकारता है, अपनी कठोर सच्चाई से एक पल का चंचल फरार। लेकिन ठंड के खिलाफ ये जीत बहुत महंगी साबित होती है। वही गर्मी जो उसे जीवन देती है वही उसकी बर्बादी का कारण बनेगी, उसे सुरक्षा के एक झूठे एहसास में सुला देगी जिसके नतीजे विनाशकारी होंगे। जबरा अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश में पागलों की तरह भौंक रहा है और तभी हल्कू के कानों में बर्बादी की आवाजें पड़ती हैं। वो साफ सुन सकता है कि नीलगायें, जंगली हिरण उस फसल को खा रहे हैं जिसकी उसे रक्षा करनी है। उसकी पूरी रोजी रोटी
अंधेरे में निगली जा रही है। हल्कू को अच्छी तरह पता है कि क्या हो रहा है। वो जानता है कि हर निवाले के साथ उसका भविष्य तबाह हो रहा है। फिर भी आग की गर्मी का आकर्षण, अपने पिघलते हुए अंगों का वो एहसास, आराम की एक ऐसी जेल बन गया है जिससे वो भाग नहीं सकता। वो हिलने की कोशिश करता है, अपनी फसल बचाने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन बर्फीली हवा का एक झोंका उसे कोड़े की तरह लगता है और उसे पीछे धकेल देता है। उस पल में जड़ता उस पर हावी हो जाती है, एक एहसास की तरह नहीं, बल्कि रस्सियों की तरह, जो उसे बुझते हुए अंगारों के पास जमीन से बांध देती हैं। वो फंस चुका है। और इस तरह जब खेत बर्बाद हो रहा है और उसकी महीनों की मेहनत रौंदी जा रही है, हल्कू को उस रात पहली बार शांति मिलती है। गर्मी में लिपटा वो हार मान लेता है और सो जाता है। सुबह का सूरज पूरी तबाही का मंजर लेकर उगता है, लेकिन ये रोशनी सिर्फ एक बर्बाद खेत ही नहीं दिखाती। ये हल्कू के मन की एक हैरान कर देने वाली सच्चाई और इस बात को उजागर करती है कि वो असल में किस चीज को महत्व देता है। मुन्नी की तीखी आरोप लगाती आवाज उसे नींद से जगाती है। वो आंखें मलता है और सूरज की तेज रोशनी में बर्बाद हुए खेत के हर हिस्से को देखता है। क्या तुम यहाँ सोते रहे जबकि सब कुछ तबाह हो गया? वो पूछती है, उसकी आवाज में हताशा भरी है। दोनों एक ही रौंदे हुए खेत को देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अलग नजरों से। मुन्नी के चेहरे पर उनकी आर्थिक बर्बादी का दुख साफ झलक रहा है। शायद उसकी आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन हल्कू का चेहरा शांत है, लगभग संतुष्ट। मुन्नी, जो हमेशा से ही व्यवहारिक रही है, वो तुरंत इसका अंजाम देख लेती है। उनका भविष्य अब दिहाड़ी मजदूरी है, किराया चुकाने के लिए एक तरह की गुलामी से दूसरी में जाना। उसके लिए यह एक पूरी तरह से तबाही है। लेकिन हल्कू का जवाब चौंकाने वाला है। एक मुस्कान के साथ वो राहत जाहिर करता है। वो अपनी फसल के नुकसान का शोक नहीं मना रहा, वो अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। वो कहता है, कम से कम अब मुझे यहाँ ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। और यहीं पर प्रेमचंद हमें एक सिहरा देने वाले विरोधाभास के साथ छोड़ देते हैं। हल्कू के लिए आर्थिक बर्बादी सर्दियों की रातों की शारीरिक यातना से मुक्ति की कीमत थी, एक व्यक्तिगत जीत। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई व्यवस्था किसी को पूरी तरह से जकड़ ले, तो क्या विनाश ही आज़ादी पाने का एकमात्र रास्ता है?